कि गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो गढ़ बीकानेर चंदो करो भाटियों ने दूड़े जैसलमेर। भारमली का लवाजमा जैसलमेर पहुंचा। रावल जी को अर्ज हुई, जोधपुर से भारमली जी पधारी है। लूणकर्ण जी क्या करते, मालदेव से बैर बांधना, सांप की पूंछ पर पैर रखना था। अब लूणकर्ण जी की भी चले नहीं, मालदेव जी से क्या करे। आज मैं आपको एक राजस्थानी प्रेम कहानी, जो कि हिंदी भाषा में है, मेरे पास एक बुक है राजस्थान की प्रेम कथाएं, जो कि पद्मश्री रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडाऊ जी ने लिखी है। तो ये हिंदी भाषा में कहानी सुनाऊंगा जिसका शीर्षक है भारमली। तो ये कहानी ऐतिहासिक है, यानी कि इसके पात्र जो है वो इतिहास से लिया गया और इतिहास में वास्तव में ऐसे ही घटित हुई थी। तो रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडाऊ जी ने इस कहानी को नाट्य रूपांतर किया है और बहुत ही सुंदर अक्षरों में पिरोया है। और कहानी को शुरू करने से पहले एक छोटी सी अर्ज है, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें। और अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक भी करें और कमेंट में राम राम और जय माता जी की भी होती रहनी चाहिए। ये आपकी जो सक्रियता है वो मोटिवेशन का लेवल बढ़ाती है, फिर आगे आपकी मर्जी, थोड़ा मोटिवेशन, फिर जोश ठंडा पड़ जाता है। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है भारमली। तो एक दुआ है, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो ने गढ़ बीकानेर भलो चुनाया भाटियों ने सीरे गढ़ जैसलमेर। तो ये राजस्थानी का दुआ है और इसका मतलब एक भी गढ़ दिल्ली का भी गढ़ और आगरा का भी गढ़ और बीकानेर का भी, लेकिन भाटी राजपूतों का जो बनाया हुआ जैसलमेर का गढ़ है वो सब में सिरमौर है। और इस जो दोहे को लेकर मेरी दुआ और याद आ गया। कुछ वर्षों पहले जब जैसलमेर का किला, बहुत प्राचीन किला है, लगभग 900-1000 वर्षों पुराना किला है, तो आज से लगभग 15-20 वर्ष पहले, क्योंकि जैसलमेर के किले में आज भी लोग रहते हैं तो वहाँ पे घर बने हुए हैं और प्रॉपर उस टाइम से फिर अब क्या कि नए तरीके से उसको संजोने की भी जरूरत है, उसका संरक्षण की भी जरूरत है। तो उस समय की सीवरेज लाइन वगैरह है नहीं, तो कोई मास्टर प्लान अभी मॉडर्न जो आवश्यकता है उसके अनुसार है नहीं। तो उसमें हुआ कि किले की एक साइड की जो दीवार है वो क्षतिग्रस्त होने लगी। तो उस समय क्या कि मेरे भाटी दोस्त खूब है जैसलमेर में, तो उन्होंने एक हंसी मजाक के तौर पर ये नया दुआ, मतलब भाटियों को छेड़ने के लिए भी किन्हीं लोगों ने बनाया कि भाई दुआ तो ये है, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरा और गढ़ बीकानेर भलो चिड़ायो भाटियों ने सिरे जैसलमेर। फिर इस वजह से क्या है कि कुछ लोगों ने दुए को इस प्रकार से जोड़ दिया कि गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो गढ़ बीकानेर चंदो करो भाटियों ने दूड़े जैसलमेर। कि भाई अब सरकार तो जो रिपेयर करवा नहीं रही है, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, तो भाटी राजपूत है तो भाई अब चंदो करो और जैसलमेर गढ़ को बचाओ। तो हालांकि बाद में एसआई ने संरक्षण भी किया और अभी भी संरक्षण कार्य, क्योंकि प्राचीन जो दुर्ग है उनका निरंतर जो उनके संरक्षण की जरूरत होती है। तो कहानी पे आते हैं कि इसी जैसलमेर गढ़ के पहरेदार ने सुबह गढ़ के दरवाजे खोले। उसे एक गंदे फटे कपड़ों में सामने पड़ी एक छोटी सी गठरी सी नजर आई और उसने गठरी उठाई। उसके मुंह से निकल पड़ा, अरे दुष्टों, इतना भयंकर पाप। पहरेदार ने गठरी उठाई और उसे अंदर ले गया। पहरेदार ने कहा, कलयुग है कलयुग, दरवाजे के बाहर कोई इस बच्ची को छोड़ गया। दूसरे पहरेदार भी इकट्ठे हो गए। कितनी प्यारी बच्ची है, पापिन की छाती वज्र की होगी, कितना गोरा रंग है और कितनी बड़ी बड़ी आंखें। किसी घर की हो, इसे फेंकने के बजाय तो इसकी मां को ही मर जाना चाहिए था। और जनाने में बात पहुंची, बाहर लड़की पड़ी मिली है। रानी जी को पता लगा और दासी को भेजकर मंगवाया। रंग रूप नाक नक्श हाथ पांव देकर रानी जी ने कहा, अपने अपने भाग सब लेकर आते हैं, इसका पलना पोषना तो इन महलों में लिखा है। लड़की को अपने पास रख लिया और उसका नाम रखा भारमली। जब लावारिस हालत में मिली लड़की, तो आज तो अपन जैसे गवर्नमेंट अपने कब्जे में लेती है और फिर बाद में लीगली गवर्नमेंट जो एनजीओ के पास में या ऐसे बाल गृह बने हुए थे वहाँ पे भेजती है पालन पोषण के लिए। तो उस समय की सरकार है कौन के, राजा, तो राजाओं के पास ही जाएगी। तो वहाँ पे जनाने में रनवास में भेज दिया। और रानी जी के 2-3 साल की लड़की, उसका नाम उमा दे और भारमली साथ साथ बड़ी होने लगी। साथ खेलना, साथ पढ़ना, एक साथ नाचना सीखना, साथ ही गाना सीखना। लेकिन दोनों की बराबरी क्या है, एक तो राजा की बेटी और दूसरी रास्ते में पड़ी मिली लड़की। एक बाईशा और दूसरी दासी। एक शादी के बाद रानी बनकर जाएगी तो दूसरी उसके साथ नौकरानी बनकर। यूं तो जनाने में बहुत सारी नौकरानियां, दासियां, छोरियां, लेकिन भारमली उन सब में अलग नजर आए। उमादे की खास मर्जी में, प्रिंसेस की मर्जी दान। उनको स्नान वह कराए, पोशाक वह पहनाए, उमादे के गहने वह संभाले। जनाने की दूसरी औरतें भारमली से जलना वाजिब भी है कि उसको ज्यादा तवज्जो मिल गई। अकेले में उसको ताना मारे। बड़ी बूढ़ी औरतें उमादे को समझाए, भाई शाह इसे इतना सिर पे मत चढ़ाओ, जन्म के संस्कार मेलों में
पलने से थोड़ी बदलते हैं। नाली के कीड़े को तो कितना ही नहलाओ, उसमें तो आएगी तो बदबू ही। हमारी बात मान लो, नौकरानी की तरह रखो, सहेली की तरह नहीं, फिर आगे आपकी मर्जी। भाटी राजपूतों को तो वैसे ही अपनी बेटियों से ज्यादा लगाव होता है। उस पर उमादेव अपने माँ बाप की अकेली बेटी। यहाँ पे एक वाक्य है कि भाटी राजपूतों को अपनी बेटियों से ज्यादा लगाव होता है। उसका कारण भी है, इतिहास में अगर देखें तो ठेठ पश्चिमी बॉर्डर पे, पश्चिमी सीमा पे खड़ा जैसलमेर है। आज भारत पाकिस्तान के नजरिए से न देखे, उस साइड से देखे, सिंध की साइड में जो अरब मुस्लिम आक्रमणकारियों के आक्रमण होते थे, तो उस समय क्या होता है कि लड़कियों को और माताओं बहनों को उठा के ले जाना कोई आम बात थी। तो अब आप कंटिन्यूसली सैकड़ों वर्षों से लड़ रहे हो, संघर्ष कर रहे हो इन आक्रांताओं के खिलाफ, तो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए भाई कि ऐसी घटना हमें अपमान देखना ही नहीं पड़े तो क्या करे भाई। बेटे तो हमारे रणभूमि में जो खेत हो रहे हैं, रणभूमि में बलिदान दे रहे हैं, तो बेटियों को क्या हो कि पैदा होते ही मार डालो, तो हमें ये अपमान देखना ही नहीं पड़ेगा। तो उस वजह से क्या भाटी राजपूतों में बेटियों को पैदा होते ही कोई जमाने में मार भी डाला जाता था। लेकिन जब धीरे धीरे समय बदला और शांति आई, तो नेचुरली भाटी राजपूत भी आखिर है तो इंसान ही है, तो एक इंसान, एक पिता को तो अपनी बेटी को मारने का कैसा मन करेगा। लेकिन फिर भी जो राज्य धर्म होता है उसको निभाना पड़ता। तो उस वजह से क्या कि ये प्रथा उस समय में बनी थी मुस्लिम आक्रमणकारियों से बचने के लिए। तो अब भाटी राजपूतों को भी अपनी बेटियों से तो ज्यादा लगाव होना ही है। और उस पर उमादेव अपने माँ बाप की अकेली बेटी है। पल पल उसकी माँ उसकी नजर उतरवाए, छींक आ जाए तो उसका बाप उसी समय उसके वैद्य हकीमों को बुलाए। सबसे लाडकी बेटी एकाएक। उम्र के साथ साथ उमादे का रूप भी इस तरह बढ़ रहा था जैसे आकाश में चांद बढ़ता हो। जैसे जैसे उम्र और रूप बढ़े, वैसे वैसे उमादे के माँ बाप उसके लिए वर ढूंढने के लिए नजर फैलावे। पास ही बीकानेर है, उसके राजा से उमादे का संबंध तय करे। बीकानेर राठौड़ों की रियासत, भाटियों के गनाइत। या चित्तौड़ के राणा जी से सिसोदिया भी भाटियों के गनाइत। और फिर आम्बेर के कच्छवाओं से रावल लूणकर्ण जी, उमादे के पिताजी, जहां जहां उमादे के लिए वर देखते वहां वहां जैसलमेर राज्यों की शादी से कितना फायदा हो सकता है इसका भी ध्यान रखते हैं। क्योंकि पॉलिटिकल अलायंस राजाओं के बीच में होते थे, तो ये विवाह के माध्यम से भी होते थे कि दो रिश्ते जुड़े ताकि दो राज्यों के बीच में संबंध भी मजबूत हो, प्रगाढ़ हो और दोनों राज्यों को इसका फायदा मिले, तो वो भी ध्यान रखा जाता था। इस बारे में अपनी रानी से, अपने प्रधान से, अपने सरदारों से राय ली। आखिर उन्होंने फैसला किया कि मारवाड़ के राव मालदेव के साथ उमादेव का विवाह तय कर देना चाहिए। इसमें उमादेव और राज्य दोनों की भलाई है। मालदेव जवान है, सुंदर है, बिल्कुल उमादेव की जोड़ का है। वैसे वह उगता सूर्य है। गद्दी पर बैठा तब उसके पास केवल जोधपुर और सोजत के 2 परगने थे। आज राज में चारों ओर उसकी विजय पताका फहरा रही है। सिंधलों को मारकर भारद्वाज ले लिया, मियों को निकालकर नागौर कब्जे कर लिया, और तो और अजमेर के मुगल सूबेदार से उसने अजमेर भी छीन लिया। जैसलमेर पर भी 2 बार चढ़कर आ चुका, जेवर पैसे देकर किसी तरह उसे लौटाया। अगर मालदेव उमादे से शादी कर ले तो उसे अच्छा वर भी मिल जाएगा और जैसलमेर पर आक्रमण करने से पहले भी 2 बार सोचेगा। और आगे की, पीछे की, भले की, बुरे की, फायदे नुकसान की सब बातें सोचकर रावल लूणकर जी ने उमादे की शादी का नारियल मारवाड़ के राव मालदेव के पास भेजा। अच्छा, ये वो दौर था 16th सेंचुरी का। राव मालदेव जी जोधपुर के शासक, मारवाड़ के शासक थे, बड़े प्रतापी वीर शासक थे। तो ये 1532 से 1562 का जो टाइम है, मिड ऑफ द 16th सेंचुरी, ये राव मालदेव जी के शासनकाल का समय। तो उस समय मालदेव जी के शासन में राज्य की सीमाएं, मारवाड़ की सीमाएं हांसी, हिसार, हरियाणा तक बढ़ गई थी, इधर सिंध तक चली गई थी जैसलमेर के पास में, और ये अजमेर वगैरह सब मालदेव जी के अधीन आ गए थे। तो ये वो दौर था, उठापटक का भी दौर था। मुगल भी अपना पैर जमाने के लिए भारत में जो है प्रयास कर रहे थे। और फिर जो दूसरा मुगल बादशाह था हुमायूं, 10-15 वर्षों के लिए अपने राज्य को खो देता है। उस समय शेरशाह सूरी का बीच में शासन आ जाता है, और शेरशाह सूरी और मालदेव जी के मध्य में गिरी सुमेल का युद्ध खैर इतिहास में फेमस है ही है। हालांकि मालदेव जी की कुछ रणनीतिक भूलें भी हुई कि अपने सरदारों के प्रति अविश्वास करने के कारण बाद में अगर शायद ऐसा न होता तो ऐसा होता, हिस्ट्री कुछ अलग होती। लेकिन फिर भी वीर और प्रतापी शासक और उस समय के बहुत बड़े शासक, हिंदुस्तान के बड़े शासक में इतना बड़ा राज्य था उनके पास में। तो ये वो राजनीतिक उठापटक का दौर था। मालदेव भोगी भंवर, उमादेव की रूप की चर्चा तो पहले ही सुन चुका था। वैसे भी राठौड़ों को भाटियों की बेटियों से ज्यादा लगाव, और वह भी उमादेव जैसी। राठौड़ों के अदुगनाइत भाटी। कहावत है कि यदि जीवन का सुख चाहिए तो भाटी की लड़की से शादी करो। तो इसको राजस्थानी में कहते हैं, जय सुख चावे जीव रो तो धन भटियाणी लाओ।
ये राठौड़ों के और राजपूतों में एक कहावत है। यह सब सोच मालदेव ने खुश होकर शादी का नारियल मंजूर कर लिया, एक्सेप्टेड। जैसलमेर का किला दूसरे सारे किलों से सुंदर और ज्यादा मजबूत पीले पत्थरों का बना हुआ। आज भी जैसलमेर जाओ तो बड़ा सुंदर, दूर से सुंदर लगता है, जैसे सोने का किला खड़ा। सूरज की पहली किरणें पड़ती ऐसे चमक रहा जैसे सोने का बना हो। किले के परकोटे में 90 बुर्ज, वर्षा ऋतु में उन पर पानी बरसने के बाद ऐसी लगती है जैसे केसर की 90 पहाड़ियां खड़ी हो। मालदेव राठौड़ की बारात देखने के लिए किले की जालियों, छज्जों, जरकों से भटियाणियों के झुंड खड़े। उमादे के केसर और हल्दी का उबटन हो रही, पीठी कर रहे। केसों में चंपा चमेली का तेल डाला जा रहा है। केले के पेड़ जैसी चिकनी जंगाओं पर मुल्तानी मिट्टी का लेप हो रहा है। उस समय के कॉस्मेटिक यही होते थे और नेचुरल थे। नौकरानियां पीठी करते समय गीत गा रही थी, मारी हल्दी रो रंग सुरंग, हल्दी निपजे मालवे जी। हल्दी गाती है पीठी करते समय औरतें, आज भी राजस्थान में शादी विवाह में। बारमली लपक झपक करती, इधर उधर काम काज करती, दौड़ती फिर रही थी। औरतों का जमघट लगा हुआ, कोरी किनारी की पोशाक के झपके पड़ रहे थे। जिधर देखो उधर केसरिया कशुमल रंग के दल बादल उमड़ रहे थे। ब्याह में तो औरतों का नेचुरली होता है कि ब्याह शादी में तो औरतें बहुत उस समय जोश में होती है। उपटन करा के उमादेव उठी अपनी माँ के पास जाने को, और माँ के कमरे से उसके बाप की आवाज सुनाई पड़ी। यह काम तो दिल पर पत्थर रखकर करना ही होगा। अगर मालदेव जिंदा रह गए तो हो सकता है एक दिन जैसलमेर को तबाह कर दे। ऐसा मौका छोड़ना नहीं चाहिए। उमादी की माँ कह रही थी, सो तो ठीक है, मालदेव ऐसा कर सकता है, लेकिन अपनी बेटी का क्या होगा? होगा क्या समझ लेंगे, अपनी बेटी हुई नहीं, विधवा होकर मारवाड़ में बैठी रहेगी। और नहीं तो अपने यहाँ से ही जैसलमेर राज्य का फायदा बेटे बेटियों से पहले आता है। देखो, एक राजा का भी अपनी प्रजा के प्रति जो फर्ज है, यानी कि इस कहानी में आपको एक औरत और आदमी के बीच का प्रेम ही नहीं, मित्रता के दो मित्रों के बीच का प्रेम भी, और स्वामी और स्वामी भक्त के बीच का प्रेम भी, और एक राजा और प्रजा का प्रेम भी आप में नजर आएगा। अब एक राजा देखो अपनी बेटी का भी अहित करने से नहीं सोचता है कि भाई अपने राज्य का भला है, तो कैसे भी राजनीति में तो वैसे भी सब कुछ, युद्ध राजनीति और प्यार में सब कुछ जायज है, कोई वो उसमें भला बुरा नहीं सोचा जाता है। ये अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री और राजनीति में देखें तो भी आज भी आपको इसके उदाहरण मिल ही जाएंगे। यह तो सरासर पाप है, धोखा है। राज्य के लिए पाप धोखा सब करना पड़ता है, दुनिया की रीत है। शादी करने के लिए जो अंदर आएगा तो उसे अंदर ही रख लेंगे। मालदेव को तो अंदर ही रख लेंगे, जाने ही नहीं देंगे, अंदर ही अंदर खत्म कर देंगे। अपने बाप की बात सुनकर उमादेव के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। अब वह समझी कि उसकी मालदेव से शादी क्यों कराई जा रही है। वह तो यह भी जानती नहीं कि एक राजा को अपनी धरती से ज्यादा किसी और चीज से प्यार नहीं होता, न पत्नी से, न बेटे से, न बेटी से। राज्य के लिए पहले भी राजाओं ने बड़े से बड़े बलिदान दिए है। सोचने लगी, घर का लाभ देखकर शादी के दिन ही विधवा हो जाए, या अपने पति को सूचना भेजकर अपने बाप की तौहीन कराए, उसका नुकसान कराए। अब उमादे है वो धर्म संकट में पड़ गई, अब करे तो क्या करे। उमादे ने सोच अपना मानस बना लिया, मेरा पहला धर्म अपने पति की भलाई है, यही पतिव्रत धर्म है। वैसे भी मेरे पिता धोखा कर रहे, पाप कर रहे जो रजपूती धर्म के खिलाफ है। उमादा वैसे ही वैसी वापस लौटी। भारमली को कहा, गजब हो गया, दाता को मैंने अपने कानों से कहते सुना कि मारवाड़ के राव जी को जनाने मारने पर मारना है। दाता यानी कि अपने पिता को राजपूतों में ये भी कहा जाता है कई बार, जैसे एक उम्र होने के बाद में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, कुंवर जी भंवर जी वगैरह जो होते हैं, तो पिताजी को दाता भी कहते हैं, कई जगह कंवरसा भी कहते हैं, तो अपने अलग अलग है। तो भाई दाता यानी पिताजी के संदर्भ में ये शब्द है। भारमली की आंखें फटी की फटी रह गई। तू अभी बारात के डेरे जा, राव जी को सावधान कर। अभी गई, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आप निश्चिंत रहे, इधर गई और उधर आई। धमकते ढोल बजते, नंगारे फैरते निशान, हिनी नाते घोड़े और चिंगाड़ते हाथी। राव मालदेव राठौड़ की बारात डेरे से गढ़ की तरफ रवाना हुई। श्रृंगार कराए ऊंट जब जब करते चले, सवारे हुए घोड़े नाचते चले और उनकी गुगरमाल बजे। चौबदारा नकीबों ने हाक लगाई, होशियार खबरदार, 9 कोटी मारवाड़ के धनी, नागौर के राजा, भादराजून के मालिक, अजमेर के विजेता राव मालदेव राठौड़ की सवारी आ रही है। सावधान, होशियार खबरदार। ढोली जांगड़ दोए देते जाते और हाथी के होदे पर चढ़ा मालदेव, उसके आसपास राठौड़ों का दल ढाल से ढाल लड़ाए हुए। मालदेव की सवारी आगे बढ़ती जा रही, लोग मुजरा कर रहे और वह रुपए लुटावे और मन ही मन सोचे और हंसे।
लूणकरण की ये औकात कि मुझे धोखे से मारने की सोचे। एक बात तो ठान ली तो जैसलमेर के गढ़ को मिट्टी में मिला दूंगा। लेकिन उमादे, तू भी धन्य है, ठीक समय पर सावधान कर दिया। तू लाखों में नहीं, करोड़ों में एक है। नगर की औरतें कदम कदम पर कलश लेकर खड़ी और मालदेव की खजांची उस पर मुठ्ठियों पर रुपए डाले। अच्छी इतनी बारात है, बड़े राजा की है, तो रुपए तो लुटाने ही है। और रास्ते में बारात देखने वालों की भीड़ लग रही, तो घरों की छतें औरतों से लदी हुई। बारात शहर से गुजर कर गढ़ के दरवाजे पर पहुंची। दरवाजे के नीचे हाथी रुका और मालदेव ने होदे में बैठे बैठे तोरण दस्तूर किया। और दरवाजे के पास जैसलमेर के भाटी राजपूतों का जत्था खड़ा। मालदेव ने पहले तो भाटियों को नजर से निकाला, फिर अपने राठौड़ों की ओर देखा। एक नजर दौड़ाई, सब भाटी तैयार खड़े मारने के लिए। राठौड़ हथियारों से लेस, तलवारों की मूठ की डोरी खुली हुई। मालदेव ने शादी की पोशाक के नीचे लोहे का कवच पहन रखा। दोनों जल चौकने। मालदेव के हाथी से उतरते ही उसके राठौड़ उसके आसपास आ खड़े हुए। रावल लूणकरण ने दूल्हे के पैर धोए। लड़की का पिता है, पहले दूल्हे के पांव धोते हैं राजस्थान में, और उत्तर भारत और में कई जगह मैंने देखा, दक्षिण भारत में भी ये रिवाज है कि अपने जमाई के पैर, ससुर जी पैर धोते हैं। तो ये भी राजस्थान में भी है रिवाज, आज भी है। राव मालदेव शादी करने जनानी ड्योढ़ी में घुसे तो उनके साथ साथ लूणकरण भी अंदर जाने लगे। 2 कदम ही बढ़े होंगे कि 2 राठौड़ सरदारों ने उनका हाथ पकड़ लिया। रावल जी शाह, आप हमारे पास ही विराजो। क्यों? मुझे तो कन्यादान देना है। कन्यादान तो आपके भाई भी दे देंगे, आप तो यहीं विराजो। और हाथ पकड़कर रावल जी को वहीं बैठा लिया। अच्छा, राजस्थान में राजपूतों में नहीं, बहुत सी जातियों में यह भी है कि अगर माता पिता की अनुपस्थिति में अगर पिता नहीं हो तो बड़ा भाई भी कन्यादान कर सकता है, काका, बड़े पिताजी, या और कोई नहीं तो छोटा भाई भी कन्यादान कर सकता है। तो ऐसा वो जरूरी भी नहीं कि पिताजी ही करेंगे। तो जैसी स्थितियां परिस्थितियां बनती उस अनुसार कोई भी जो उसके पीर पक्ष का हो कन्यादान कर सकता है। और कोई भी नहीं हो पीर पक्ष में तो फिर एक ब्राह्मण भी कन्यादान करता है। लूणकरण समझ गए कि राठौड़ों को शक पड़ गया। सोचा अगर मालदेव को अंदर कुछ भी हो गया तो ये राठौड़ मुझे यही मार देंगे और बात बिगड़ गई, अब यही बैठने में चुपचाप फायदा है। जनाने में मालदेव मन ही मन मुस्कुरा रहा था। मुझे खत्म करते करते रावल जी कन्यादान देने से भी रहे। अगर मैं इतना बेवकूफ होता तो अजमेर जैसा परगना कैसे जीतता। जैसे दूसरे विवाह होते वैसे यह विवाह भी संपन्न हुआ। गठजोड़ा बांधा और उमादेव मालदेव के साथ बारात के डेरे गई। भारमली भी उसकी नौकरी में जनवासे में गई। अजमेर के तारागढ़ पर राव मालदेव का पतरंगा झंडा फहरा रहा था। अजमेर में तारागढ़ का किला, किले में उमादेव का राज। मालदेव उसे सिर आंखों पर रखे। भारमली उमादेव की आम मुख्तार, उसकी खासम खास। उसका सारा कामकाज भारमली की देख रेख में। कामदारों को कुछ कहलाना हो तो भारमली के मार्फत, कोटार से कोई चीज निकालनी हो तो भारमली से पूछ कर, किसी को कोई इनाम इकरार सरोपाव देना हो तो भारमली से सलाह करके। यानी कि हर काम में भारमली सबसे पहले आगे उमादेव की खास मर्जीदान। फागुन चैत का महीना आया, होली जली और गणगौर आई। बड़ा त्योहार राजस्थान में औरतों के हिसाब से देखा जाए तो। राव जी का धाबाई ड्योढ़ी पर आया, भारमली को नीचे बुलाया, कहा अंदाता कि यहां से बीड़ा लाया हूं, आज रात वो रानी उमादेव के महल में पधारेंगे। और बीड़े के साथ में पोशाक, गहने, इत्र की शीशियां, केसर कस्तूरी के डिब्बे, मेवा और फलों के टोकरे और मिठाई की थालियां। और भारमली की दासियों ने सामान उठा के उमादेव के सामने रखा और मिठाई का एक थाल खाली करे उसे 25 रुपए रखकर थाल लौटाया। आज भी जब राजस्थान में शादी विवाह होते हैं और जब आप देखे कि पडला लाते तो कई जगह मैंने देखा कि पडलों के जो थाल वापिस जाते तो थाल खाली नहीं भेजते, उन थाल में कुछ कुछ रुपया वगैरह रखते हैं। जैसे कई जगह तो जो लड़की पक्ष वाले पडला रखने की भी रीत है, कई जगह वापस लौटाने की रीत है। अगर वापस भी लौटाते या खाली भी थाल जाते तो खाली थाल कभी नहीं जाते, उसके अंदर कुछ न कुछ पैसा रखा जाता है। तो उमादेव ने भी 25 रुपए रख के थाल लौटाया उस जमाने में, 16th सेंचुरी में। उमादेव ने मेट लगाकर सिर धोया, चंदन का लेप लगाया, पानी में इत्र और गुलाब जल डाल स्नान किया। स्नान से पानी के केसर की खुशबू उड़ रही थी, इत्र से सारा महल महक रहा था। स्नान कर उमादेव श्रृंगार कराने बैठी, 10 औरतें सेवा में खड़ी। मुख्य पटरानी तो अब देख लो आप, श्रृंगार कराने के लिए भी बहुत सारी औरतें और दासियां आसपास में। कोई उसके बाल बाल में मोती गुथे, कोई इत्रदान लेकर खड़ी, कोई हाथों में मेहंदी लगा रही, कोई पोशाक के सड़ निकाल रही, कोई पैरों में सोने की रमजोड़ की कील बंद कर रही है, कोई पैरों के तलुओं में मावर लगा रही है। अच्छा, यहाँ पे एक शब्द आया कि पैरों के तलुओं में मावर लगा रही है।
मावर क्या होता है ये मुझे आप बताइए, अगर आप में से किसी को पता है। इसके लिए आपको हिंट बता दूं, ये एक प्रकार का रंग था, लेकिन पुराने जमाने में नेचुरल कलर थे। तो ये रंग जो किससे बनता था और कैसा रंग होता था, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताओ। तो बारमली ने गहने का डिब्बा खोल रखा और ये नवलखा हार धारण करना, इस हार के साथ में ये बाजूबंद अच्छे लगेंगे, हीरो वाली चूड़ियां निकालू या मोतियों वाली पूंछे, आहा पूरे गहना का वर्णन आ गया, नक्शिक का पूरा। माली ने फूलों की मालाएं लिए बैठी, तंबोलन पान का छबड़ा, सारी नौकरानियां उमादेव को श्रृंगार कराने में लगी। वे जल्दी करे लेकिन उमादेव का श्रृंगार खत्म ही नहीं हो। डियोडी से डियोडनी की आवाज आई, अंदाता पधार रहे हैं। सेविकाएं श्रृंगार खत्म करने के लिए भी जल्दी करने लगी और उमादेव आंख में सुरमा लगाए लगाए, जितने में 4 नौकरानियां दौड़ती आई है। अंदाता महलों में पधार चुके। भारमली तू जा अर्ज कर, बिराजे में कपड़े पहनकर अभी आई। उमादेव ने भारमली को भेजा कि तू जाके बिठा उनको। भारमली ने गहने का डिब्बा नीचे रखा, मदिरा का पात्र और चांदी का गिलास उठा राव जी के पास पहुंची, मुजरा किया। राज बिराजे बाईशा पधार रहे। मालदेव पूरी जवानी में, ऊपर से राज का नशा, रावड़ा घोड़ा और बावड़ा अश्वार, ऊपर से राजा और पूरी जवानी में। और जैसे ही भारमली ने शराब का गिलास भर राव जी को नजर करने हाथ आगे बढ़ाया, मालदेव ने आव देखा न ताव, झट से उसकी बांह पकड़ ली और खींचकर अपने पास गद्दी पर बिठा लिया। तेरी बाईशा नहीं सही, तू ही सही। मालदेव जी फुल नशे में। राजाओं को कौन बरजे, कौन रोके राजाओं को। उमादेव ने जल्दी जल्दी पोशाक पहनी, नत पहनी, इत्र लगाकर राव जी से मिलने चली। कमरे में घुसी तो वहां खड़ी की खड़ी रह गई। राव जी और भारमली एक गद्दी पर। भारमली उठने की कोशिश करे, राव जी उसे बांह पकड़कर फिर बिठा दे। अब बेचारी भारमली भी करे तो क्या करे, राजाओं को कौन कहे। उमादेव को गुस्सा आया, पास पड़े पित्तल के दिए को लगाई लात, जो दिया कहीं बत्ती कहीं और तेल कहीं, और उन्हीं पैरों वापस सीढ़ियां उतरकर अपने कमरे में आ गई। सिर में गुथे मोतियों की लड़े तोड़ तोड़ कर फेंक दी, गहने उतार कर फेंक दिए, कोई कमरे में इस कोने में तो कोई उस कोने में। पोशाक फाड़ के फेंक दी, किवाड़ अंदर से बंद कर लिया। राव जी के साथ न रहने का न बोलने का प्रण ले लिया। नेचुरली गुस्सा तो आना ही है। दूसरे दिन अपना रथ जुतवा कर अपना साथ ले उमादेव जोधपुर के लिए रवाना हो गई। भारमली मालदेव के साथ अजमेर में ही रही। उमादेव तो अपने साथ के जितने भी है क्या जोधपुर रवाना हो गई। जैसलमेर बात पहुंची, मां ने कहा, देखा रांड भारमली को पाल पोस कर बड़ा किया और उसका नतीजा ये निकला, जिस पेड़ ने छाया दी उसी को काट फेंका। बूढ़ी औरतें ठीक ही कहती थी कि गंदे नाली के कीड़े में कभी भी सुगंध नहीं आ सकती। दूसरी औरतों ने कहा, हमने तो पहले ही कहा था कि उसके लक्षण अच्छे नहीं दिखाई देते। 9 टीके एक साथ लगाई थी, उसकी आंखों से पता लगता था कि वह कुछ न कुछ उल्टा काम करेगी। जीभ भी तो ऐसे उसकी जैसे कैंची चलती हो। राव जी को तो ध्यान रखना था। अब राव जी का क्या करते, आदमी तो सब एक जैसे होते। राण ने उनको वशीभूत कर लिया होगा। भाई जी को बहुत समझाया, उसे सिर पर मत चढ़ाओ, बात नहीं मानी तो भोगो अपना किया हुआ। उमादेव की मां ने कागज लिखकर आदमी भेजकर उसको बहुत समझाया, तू तेरी जगह, भारमली उसकी जगह। राव जी थोड़े दिन बाद उसे तंग आ जाएंगे, अपना गुस्सा छोड़, होना सा तो हो गया, बात को आगे मत बढ़ा, वापस अजमेर चली जा। राव जी ने हमें आदमी भेजकर तुझे समझाने को कहा है। उमादेव तो टस से मस नहीं, जैसलमेर कहला भेजा, आपका हुक्म आपकी सीख सिर आंखों पर। लेकिन मैंने राव जी के तो लक्षण देख लिए, मेरा उनसे दिल टूट गया। उनके साथ तो मेरा रहना हो ही नहीं सकता। मोती और मन दोनों एक बार टूटने के बाद फिर नहीं जुड़ सकते। समय का उतार चढ़ाव, राव जी से मुगलों ने अजमेर छीन लिया। राव जी जोधपुर आ गए। उमादेव जोधपुर छोड़कर अपने जागीर के गांव में जाकर रहने लगी। अच्छा, उमादेव भटियाणी का जो अंतिम समय है वो कैलवा में हुआ था। तो कैलवा जो राजसमंद जिले में पड़ता है, और वहां पे भी वो सती हुई थी मालदेव जी की मृत्यु के बाद में। तो दिया बत्ती का समय, राव जी अपने कुछ खास खास आदमियों में बैठे हुए चारण कवि ईश्वरदास एक बात सुना रहे थे। बात खूब जम रही। अब यहाँ पे जिक्र आया है एक चारण कवि ईश्वरदास। तो चारण कवि तो हमेशा राजाओं की चाबुक की तरह रहे। उन्होंने खरी खोटी सुनाने में भी कभी प्रशंसा भी तो की, तो लेकिन उन्होंने खोटी खोटी भी है मुंह पे सुनाई है। तो यहाँ कवि ईश्वरदास जी के भी खूब सारे राजस्थानी साहित्य में दोहे और उनकी रचनाएं खूब है। और ये बाड़मेर जिले के भाद्रेश गांव के रहने वाले थे। बड़े नामी कवि थे उस जमाने के, और उनकी रचनाओं को आज भी पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। सुनने वाले गौर से उनकी बात सुनते जाए और हुंकारा देते जाए।
कवि एक नायिका का इतना सुंदर और सजीव वर्णन कर रहे थे जैसे नायिका सामने खड़ी हो। मालदेव के मुंह से हल्की सी पीड़ा भरी आ निकल पड़ी। ईश्वरदास जी ने बात रोकते हुए पूछा, अंदाता ये निशासा कैसा? अब मालदेव जी का भी दर्द सामने आ गया। कुछ समय बाद तो अकल तो आती है। मालदेव ने कहा, आपके नायिका के वर्णन को सुनकर मुझे भटियाणी उमा दे की याद आ गई। मानो उमा दे का वर्णन है, फूलों जैसी सुंदर, केसर जैसी उजली और पान जैसी पतली और लौंग जैसी चरपरी। लेकिन मेरे लिए तो उसका होना नहीं के बराबर है। जिद के मारे वह मेरे साथ रहती नहीं और उसको हाथ जोड़कर आने की कहना मेरी इज्जत के खिलाफ है। मैं तो राजा हूं, तो हाथ जोड़ के तो कैसे मनाऊं? राजाओं का अपना भी थोड़ा ईगो होता है। मन में तो कविराज ने कहा, भाग्यहीन को मिले न भली वस्तु का भोग। लेकिन मुंह से कहा, ऐसा क्यों फरमाते हो? हुक्म हो तो उमादेव को मना के आपके चरणों में हाजिर कर दे। मालदेव ने कहा, कविराज उमादेव को मना कर ले आओ तो मुंह माना इनाम और मुंह मांगी जागीर दूंगा। ईश्वरदास जी ने भगवती श्री करणी जी का नाम ले अष्टबल से घोड़ा खोल उमादेव की जागीर का रास्ता पकड़ा। ईश्वरदास जी उमादेव की ड्योटी पर पहुंचे। अर्ज करवाई, भटियाणी जी को मेरा मुजरा पहुंचा और अर्ज करो कि मैं उनसे कुछ खास अर्ज करना चाहता हूं। उमादेव मुंह चढ़ाकर बोली, ये क्यों आए यहाँ? जो कहलाना था वो तेरे साथ ही कहला देते। दासी ने बाहर जाकर कहा, बारट जी फरमाओ क्या अर्ज करना है? जो अर्ज करनी है वह उनसे ही करनी है। तेरे साथ कहलाने की बात होती तो मैं पहले ही कहलवा देता। दासी सुलझी हुई औरत थी। जाकर उमादेव से कहा, भाई साहब वह तो आपसे ही बात किए बिना मानेंगे नहीं। आप बुलाकर उनसे बात कर लो। चारण है, उनका मुंह कौन पकड़ सकता है? कहीं उल्टे दो बना दिए और परेशानी होगी। और उमादेव को पसंद तो नहीं आया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने अंदर बुला लिया और बीच में पर्दा खिंचवा कर एक तरफ खुद बैठ गई, दूसरी तरफ कविराज के बैठने के लिए दरी बिछवा दी। कविराज ने आकर मुजरा किया। उमादेव चुप। बारट जी ने दूसरी बार मुजरा किया और उमादेव फिर भी चुप। मेरा मुजरा पहुंचा या नहीं? उमादेव ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। बारट जी समझ गए ये तो पत्थर की हुई बैठी है, सीधी उंगली से तो घी निकलेगा नहीं। कविराज बोले, सुनो भटियाणी जी, मैं चारण बार बार आपसे मुजरा कर रहा हूं और आपके जबान से एक शब्द भी नहीं निकला। शायद आपको ये ध्यान नहीं है कि आप किसकी बेटी पोती हो। आपके दादे परदादे कौन थे? आपके परदादे दुर्जनशाल भाटी मुसलमानों से लड़ाई करते हुए मारे गए थे और लड़ाई में मारे गए राजपूतों के मस्तक मुसलमानों ने इकट्ठे कराकर एक ढेर लगाया, मुंड कोट चुनवा दिया। दुर्जनशाल जी की ठकुरानी सती होना चाहती थी, लेकिन उनके पति का सिर कहाँ जिसे वह गोद में लेकर सती हो। ठकुरानी ने होपा जी चारण को बुलाया और कहा, रावल जी का माथा किसी तरह ला दो तो आपका उपकार मेरे परिवार वाले कभी नहीं भूलेंगे। होपा जी नवाब के डेरे गए, उसे कविता सुनाई। नवाब दोहे सुनकर विभोर हो गया। बोला, मांगो। होपा जी ने कहा, मुझे राव जी का सिर चाहिए। नवाब बोला, सिरों का मुंड कोट चुना हुआ है, जाकर अंदर से निकाल ले जाओ। होपा जी गए, वहां तो माथों का ढेर कटे फटे खून से लथपथ। राव जी का मुंह पहचाना नहीं गया। होपा जी ने देखा किस बहादुर से ये सब लोग वीर गति को प्राप्त हुए। उनका कवि हृदय भर आया, उथल पड़ा। दुर्जनशाल की वीरता का बखान उनके मुंह से गीतों और दोहों से निकलने लगा। गीत और दोहे सुनकर दुर्जनशाल जी का कटा हुआ सिर वाह वाह बोल उठा। सुनो भटियाणी जी, आपके बाप दादों के कटे हुए सिर भी चारणों की वाणी सुनकर बोलने लग जाते हैं, तो आप तो एक जीती जागती पत्थर की बनी बैठी हो। 3 बार मुजरा किया और कोई जवाब ही नहीं। अपने पूर्वजों की तारीफ सुनकर उमादेव पानी पानी हो गई। अब ईश्वरदास जी ने अपने पूर्वजों का जो यशोगान सुनाया तो उमादेव को एहसास हुआ जैसे किसी ने उसके सिर पर 100 घड़े पानी डाला हो। उमादेव बोली, बारट जी ये बात नहीं है, मैं तो देखना चाहती थी कि चारणों की जबान में कितनी शक्ति होती है। फरमाओ क्या हुक्म है, पहले वचन दो। पूर्वजों की बढ़ाई का नशा उमादेव के सिर पर चढ़ गया था। बोली, वचन क्या दूं? मेरे खानदान में किसी ने भी चारण कवि को कभी किसी चीज के लिए मना किया है क्या? तो जिद छोड़ दो और जोधपुर पधारो। अब बारट जी ने तुरंत अपना पासा फेंका। साहब उमादेव ठंडी पड़ गई। कविराज ये बात आपके मांगने के लायक नहीं है। आप खुद के लिए जो मांगो वो तैयार है, प्राण मांगो तो प्राण हाजिर है। मैंने जो मांगना था सो मांग लिया। वचन देकर रजपुतनी मुकरती है क्या? प्रीत टूटकर वापस नहीं जुड़ती, तोड़कर जोड़ने में वो स्वाद नहीं रहता। दूध और मन फटने के बाद फिर किसी काम के नहीं रहते। आप वचन में बंधी हुई हो, आप ऐसे कुल में जन्मी हो जहां मन छोटा करना ठीक नहीं। ईश्वरदास जी ने राजपूत वंशों और भाटी कुल के वचन निभाने के एक के बाद एक किस्से सुनाने शुरू किए। उमादेव जोधपुर जाने को राजी हो गई। बारट जी ने उसी समय पालकी निकलवा ड्योटी पर लगवा दी और कूच का हुक्म दे दिया।
उमादे की सवारी जोधपुर नगर में घुसी, शहर में हल्ला हो गया। उमादे ने हट छोड़ दी रे, उमादे जोधपुर आ गई। अच्छा, उमादे भटियाणी इतिहास में रूठी रानी रे नाम भी जो हट है, तो आज भी राजस्थान में जो अफीम के दो है, अमलों के दो है, उसमें जो कंपैरिजन किया जाता है तो हट तो उमादे भटियाणी रो, रूठी रानी रो। तो उमादे ने हट छोड़ दी और उमादे जोधपुर आ गई। रास्ते में चलते आशा जी चारण ने पालकी देखी, पूछा किसकी सवारी है। अच्छा, अब यहाँ पे दूसरे बार्ट जी की एंट्री होती है। लोगों ने कहा भटियाणी उमादे की। बार्ट ईश्वरदास जी मना कर उसको जोधपुर ले आए। आशा जी ने सोचा गजब हो गया, इस बार्ट ने तो एक औरत का स्वाभिमान तुड़वा दिया। अब दूसरे बार्ट आशा जी भी सोचे कि भाई इस औरत का जो स्वाभिमान है एक चारण कवि ने तुड़वा दिया, तो मेरा भी चारण कवि हूं, मैं भी, मेरा भी धर्म है, तो इसका स्वाभिमान तो टूटता हुआ मैं कैसे देख सकता। ज्यों ही उमादे की पालकी उसके पास से निकली और आशा जी ने दोहा बोला, मान रखे तो प्यूं तजर, प्यूं रखे तज मान, दो दो गेंद न बंदी ने एक एक खंभ उठान। उमादे के कान में दोहा पड़ा जैसे सीने में तीर लगा। दोहे का अर्थ है कि भाई अगर स्वाभिमान रखना है तो अपने प्यूं को तज, अपने पति को त्याग कर, और पति को त्याग नहीं करना तो स्वाभिमान का त्याग कर। दो दो हाथी एक ही खूंटे पे, एक ही ठाण पे बंध नहीं सकते, ये पॉसिबल नहीं है। तो कवि ने बिल्कुल ठीक कहा कि यदि तुझे अपना स्वाभिमान रखना है तो अपने पति को छोड़े या अपने मान को त्याग। एक कुंभाले पर दो दो हाथी नहीं बंध सकते। पालकी के अंदर से उमादे ने हुक्म दिया, सवारी लौटाओ। पालकी उठाने वालों के पैर धीमे पड़ते देख ईश्वरदास जी ने हाक लगाई, सवारी तेज बढ़ाओ। कहारों ने चाल तेज की। उमादे अंदर से कड़की, खबरदार एक भी कदम आगे बढ़ाया तो सवारी वापस जाएगी। अब ईश्वरदास जी तो उमादे भटियाणी को जोधपुर तो लेकर आए, लेकिन मालदेव जी से मिला नहीं पाए, और इधर आशा जी ने ये दोहा सुनाई दिया। तो उमादे का वापिस हट पकड़ लिया, वापिस चलो। और ईश्वरदास जी प्रयास कर रहे कि जल्दी जल्दी चलो। बड़े बाजार से सवारी लौट आई। उमादे अपनी जागीर के गांव वापिस आ गई। सावन का महीना, रिमझिम वर्षा हो रही। भारमली राव मालदेव की नौकरी में खड़ी। बादल गरजा, बिजली चमकी। राव जी ने कहा यह तो धराऊ बिजली है। धराऊ यानी कि उत्तर दिशा की। जैसलमेर की तरफ में बरस रहा होगा। भारमली ने कुछ नहीं कहा, उस दिशा की ओर देखती रही। मालदेव ने कहा पता नहीं कितने सालों बाद वहां बारिश हुई। जैसलमेर में उस जमाने में बहुत कम बारिश ही होती थी। ऐसा बताते कि पीढ़ियों की पीढ़ियां बिना बारिश देखे हुए भी निकल जाती थी। आज भी अगर आप बीकानेर किले में जाओ तो बीकानेर में एक बादल महल है, वहाँ उसकी खूबसूरत पेंटिंग है। तो बताते हैं कि भाई पेंटिंग इसलिए बनाई कि बच्चों को कई कई बरस जैसे बारिश का पता ही नहीं होता था, तो उस पेंटिंग के माध्यम से बताया जाता था, समझाया जाता था कि भाई बारिश नाम की भी कोई चीज़ होती है। और आज हालांकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तो डेजर्ट में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन पहले के ज़माने की बात अलग थी। तो पता नहीं कितने सालों बाद वहाँ बारिश हुई है। भारमली ने जाने कुछ सुना ही नहीं और जैसलमेर की दिशा में देखती रही। भारमली, लगता है तुझे तेरी पीर की याद आ रही है। अंधाता याद तो मुझे जशान देश की बहुत आती है, लेकिन मेरा वहाँ है ही कौन, और बाईशा उमादे। अब भारमली का वहाँ से जैसलमेर वाले तो नफरत करे, लेकिन अपना पीर की तो याद आई आए। औरत का जो हृदय का एक कोना तो कोमल जरूर होता ही होता है। उमादे, उमादे जैसलमेर मेरी ससुराल और तू मेरी रखेल। तुझे मैं फिर पूरी इज्जत से जैसलमेर भिजवाऊंगा। मेला में तेरे डेरे होंगे, देखे रावल जी क्या कर लेते। अब राव मालदेव उस समय के भयंकर ताकतवर राजा, उनका बड़ा राज्य, घमंड में वो भी बोल गए जैसलमेर वालों की मेरे सामने हैसियत ही किया, तेरे पीर भिजवाऊंगा और तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। पूरे अहम में आकर वो बोल रहे हैं। भारमली का लवाजमा जैसलमेर पहुंचा। रावल जी को अर्ज हुई, जोधपुर से भारमली जी पधारी है। लूणकर्ण जी क्या करते, मालदेव से बैर बांधना, सांप की पूंछ पर पैर रखना था। अब लूणकर्ण जी की भी चले नहीं, मालदेव जी से क्या करे, सामर्थ्य से बाहर की बात हो गई, अब करे तो क्या करे। तो ऊपर के मन से भारमली को कहला भेजा, यहीं की बेटी हो, पीर आई हो तो कोई बात नहीं, चाहे जितना दिन रुको। ये अपनी छाती पर कहां से आ बैठी। पहले तो उमादे को डुबोर, अब कौन सा नया प्रपंच रचेगी। लूणकर्ण के बेटे की बड़ी पत्नी बोली, बेटे की बहू। दूसरी कवरानी बोली, कुछ तो करना ही होगा, इसको यहां से तो निकालना ही होगा। गुस्सा तो ऐसा आता है कि इसका मुंह जला दूं, लेकिन इसको निकाले कैसे। अब वे अपनी ननंद का घर बर्बाद किया तो इससे वो नफरत तो मिलनी है।
एक रास्ता है, तुम चाहो तो हम दोनों इससे छुटकारा पा सकते हैं। कैसे? तुम्हारे भाई बागा जी ये काम कर सकते हैं, वे यहाँ से भगा कर ले जाए तो भारमली उम्र भर जैसलमेर देखेगी न जोधपुर। कोई बागा जी है वही काम कर सकते हैं। राव मालदेव से टक्कर ले तो ले कौन? लूणकर्ण जी की तो सामर्थ्य थी नहीं। कोटड़ियानी जी की बात जम गई। कोटड़ियानी जी यानी कि कोटड़ा आज बाड़मेर जिले में है, तो कोटड़ा की जो प्रिंसेस थी तो जैसलमेर परणाई गई तो कोटड़ियानी जी तो छाती फुलाकर बोली कि बागा जी है तो ऐसा ही, एक बार उन्होंने हाँ भर दी तो क्या, एक या 10 मालदेव भी उसे भारमली को वापिस नहीं ले सकते। बागा छाती चलो आदमी है, बहुत हिम्मत वाला, बागा ही कर सके मारो भाई। ऊंट सवार भेज बागा को बुलाया। बैन का कागज पहुंचते ही बागा ऊंट पर सवार होकर जैसलमेर पहुंचा। बैन रोती हुई अपने भाई से बोली, भारमली पहले उमादे के साथ गई तो उसका घर उजाड़ा, जिसमें खाया उसी को फोड़ा। आजकल यहां आई हुई है, आपके जमाई को वशीभूत कर रखा है। जैसे उमादे का घर बिगाड़ा, मेरा भी घर उजाड़ेगी। भाई मेरा घर बचा लो, यही सिरोपाव दे, इस रांड को यहां से उठा कर ले जा। बागा ने अपनी बहन के सिर पर हाथ रखा। बस इतनी सी छोटी सी बात? छोटी बात तो नहीं है। 9 कोटी मारवाड़ के मालिक की मर्जीदान है, कहीं आपसे बदला लिया तो? मालदेव जी की मर्जीदान है और मालदेव जी से टक्कर लेना लूणकर्ण जी की बस की बात नहीं है। तुम तो फिर उनके सामने हो ही किया। बागा बोला, भाई के लिए बहन की खुशी से ज्यादा क्या होगा, आगे होगा सो होगा, जो होगा देखेंगे। 2-4 दिन बहन बहनों का मेहमान बना रहा। बागा ने घर जाने की रुखसत मांगी। दिशा सोल टाल, अच्छा सुगंध देख, अच्छा दिन देख, बहन से विदा का दिन तय किया। बहन से मिल अपने डेरे गए। भाई को विदा देने का सिरोपाव चांदी के थाल में रख कोटड़ियानी जी ने भारमली से कहा, भारमली मेरे भाई जा रहे हैं, सिरोपाव उनको देकर आ जाओ। और भारमली ने नई ओढ़नी ओढ़, आंख में सुरमा ढाला, बिंदी लगाई, पायल रणक झणक करती थाल लिए बागा के डेरे पहुंची। बागा ऊंट पर पलाण कसे तैयार खड़ा ही था। बागा ने भारमली को देखा और भारमली ने बागा को। आंखें चार हुई। बागा तो बिजली और भारमली में, अच्छा लव एट फर्स्ट साइट। यहाँ पे मुझे एक कहावत याद आ जाती है। एक ठाकुर साहब थे, तो उनका मेरे ऊपर बहुत सुना था, आज इस दुनिया में नहीं है, तो उन्होंने इस प्रेम को लेकर कहा था। प्रेम का मतलब स्त्री पुरुष से लेकर भी नहीं, चाहे वो 2 दोस्तों के बीच में भी हो सकता है, पिता पुत्र में भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने एक दुआ कहा भाई, इश्क मुश्क खाज और खुशक ये छुपाए नहीं छुपते, यानी कि जाहिर हो ही जाते दुनिया में। इश्क मुश्क यानी इस्माइल, खाज यानी कुछ खुजली वगैरह चलती, खुशक यानी खांसी, ये कभी छुपते नहीं है। तो यहाँ पे लव एट फर्स्ट साइट बागा का भारमली से और भारमली का बागा से। बागा ने ऊंट को बैठाया, उस पर सवार हुआ और सिरोपाव लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। भारमली 2 कदम आगे बढ़े, सिरोपाव देने के लिए ऊंट के पास आई और बागा ने भारमली का हाथ पकड़ उसे ऊंट पर अपने आगे बैठा और ऊंट को एड़ लगाई और बागा भारमली को अपने गांव कोटड़े ले आया, भारमली को अपने साथ ले गया। अच्छा ये देखो, ऊंट के आगे राजस्थान में आज भी रिश्तों के अनुसार औरतों को, पहले जब ऊंट के ऊपर बैठ के जाते थे, यही ट्रांसपोर्ट के साधन, तो रिश्तों के अनुसार आगे या पीछे बैठा थे। इससे क्या है कि कोई आदमी जान भी पाता था कि वास्तव में जो ऊंट सवार है उसके आगे औरत बैठी है तो वो उसकी क्या लगती है, पीछे बैठी है तो क्या है। तो इसको लेकर मेरे को राजस्थानी की पहली याद आ गई। एक आडी है, तो ये मेरे दादी शाह जब बातें सुनाते थे तो उस समय ये कहते थे, तो राजस्थानी की इस आडी का आप, इस पहली का आप मेरे को कमेंट में अर्थ बताओ। कि ऊंट हाड़ा थारे कड़ियां कमर कूंची, आगली छड़ियोड़ी थारी बहन है कि बेटी। तो ऊंट हाड़ो फाजो गयो कि नी मारी बहन नी मारी बेटी, इणी सासू मारी सासू सगी माँ बेटी। तो उन दोनों रिश्तो बताओ आप कमेंट बॉक्स में, कहीं अर्थ कहीं भी करे। बागा के नाम से आसपास की धरती धूजती, अमीरों को लूटता और गरीबों को बांटता, हवेलियों की दीवारें तोड़ता, टूटी फूटी झोपड़ियों को ठीक करवाता, इधर माल लूटा और उधर माल बांटा, यानी कि पूरा रॉबिन हुड। गरीबों की लड़कियों की शादी करवा देता है, विधवाओं को परवरिश देता रहता, जिस किसी को तकलीफ हो दुख हो उसको आधी रात मदद को तैयार। दुखियों के लिए उसके घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते। वह कहता, खूब खाओ और खूब दूसरों को दो, अच्छे मित्र रखो और अच्छा काम करो, एक दिन तो मरना ही है, तिनका भी साथ नहीं जाएगा, दुनिया का भला करो वही साथ जाएगा, केवल नाम पीछे रह जाएगा। भारमली की तो मानो जिंदगी सफल हो गई। अब भारमली भी बागा की हो गई, उसकी लाइफ स्टाइल की लट्टू हो गई वो तो।
अब वह समझी कि नारी और पुरुष का असली संबंध क्या और कैसे होता है। वह सोचती राजपाट इज्जत आदर हुक्म हासिल से हृदय की प्यास थोड़ी बुझती है। मारवाड़ का राजा मुझे सिर आंखों पर रखता है, उसने मेरे पीछे उमद जैसी पत्नी को छोड़ दिया, लेकिन फिर भी वह बात नहीं जो आज है। यह भगवान से प्रार्थना करने की है, भगवान ऐसे दिन हमेशा बनाए रखना। अब भारमली को भी बागा से अटूट स्नेह और प्यार हो गया। राव मालदेव को चैन नहीं, उमादे जोधपुर आई हुई लौट गई, भारमली को बागा ले गया। और बागा से भारमली को छीनना कोई आसान काम नहीं। पहले वह उसे मारेगा और फिर खुद लड़ते लड़ते अपनी जान दे देगा। जोर जबरदस्ती से काम नहीं चलेगा, कोई तरकीब सोचनी चाहिए। कोई बागा जैसा ऐसा रंगड़ा आदमी है, वो तो भारमली को पहले मारेगा और फिर बाद में खुद लड़ता हुआ मारा जाएगा, तो भारमली तो मेरे हाथ आएगी नहीं। अब इस घटना को देखकर मेरे को एक बात याद है। मेरे एक मित्र है, पुलिस डिपार्टमेंट में अफसर है, तो उन्होंने घटना सुनाई। आज भी उदयपुर के जो आदिवासी बेल्ट है वहाँ पे कई आदिवासी जैसे ये चोरी दाड़े में इन्वॉल्व रहते हैं। तो बताते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर आदिवासी कौम है, तो अगर वो जैसे चोरियाँ कोई ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी मोटी चोरियाँ वगैरह, बेरोजगारी का आलम वहाँ ज़्यादा है उस वजह से भी होती है। तो अब तो नहीं होती, पहले के टाइम ज़्यादा होती थी। कि बोले कि एक भैंस चोरी हो गई, तो भैंस चोरी हो गई तो उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया। और मुकदमा फिर हम लोग गए, फिर पता लगाते लगाते हम कि फलाने फलाने जो है उसकी वो छोटा सा के पहाड़ में कोई डाणी नुमा घर, जहाँ 2-4 घर है वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे भैंस बंदी हुई है, वहाँ उसने चुराई है। अब उनके लिए क्या ये बड़ी तौहीन की, बड़ी इंसल्ट की बात है? अगर कोई चोरी की हुई चीज है, चुरा के लाई हुई और वापस ले जाए, तो ये बहुत बड़ी इंसल्ट हो जाती है उनके लिए। तो पुलिस की बोले कि पुलिस की गाड़ी लेके, फोर्स लेके हम पहुंचे, और देखते ही दूर से जैसे थोड़ा पहाड़ के थोड़ा नीचे उतरना था, और उन्होंने नीचे से ही देख लिया कि पुलिस आ रही है। तो उसने, उस आदिवासी ने आओ देखा न ताओ, निगाली कुल्हाड़ी जट से, और भैंस बंधी हुई थी, भैंस के चारों पांव पे कुल्हाड़ी चलाई, चारों पांव वहीं काट दिया, और वो कुल्हाड़ी लेके पहाड़ों में भाग गया। अब क्या करोगे, इसके लिए कोई ज्यादा कोई इतना मुकदमा केस वगैरह तो बनता नहीं है। भैंस वहीं तड़पते हुए खत्म हो गई, ले जाओ भैंस को। तो बोले कि हम वहीं उसकी भैंस की बॉडी छोड़ के आए। तो सेम ये कि ये तुलना यहाँ पे है कि बागा भारमली की, बागा भारमली को मारेगा और पीछे खुद मर जाएगा, लेकिन ले जाने नहीं देगा। ये उसकी इज्जत का सवाल है, कोई तरकीब सोचनी चाहिए। मालदेव जी ने आशा जी चारण को बुलाकर कहा, मेरी छाती में एक तीर अटका हुआ है, सो खटक रहा है, उस तीर को आप ही निकाल सकते हो। आशा जी ने कहा, मैं? हाँ आप। भारमली बागा के पास है, यही तीर मेरे सीने में चुभ रहा है, और आपकी कविता में शक्ति है, उससे यह तीर निकाला जा सकता है। बागा कवि और कविताओं का रसिया है, आपकी कविता की जड़ बागा को मतवाला कर देगी, और उसके मुंह से अनायास निकल पड़ेगा, कविराज मांगिए, जो मन में आए वो मांगिए। आप उसे वचन लेकर भारमली को मांग लेना, और वचन देने के बाद में बागा अपने सिर के लिए भी ना नहीं करेगा। भारमली तो सिर्फ एक लौंडी है। मालदेव ने आशा जी की कवि शक्ति को ठीक आका था। ऊंट ले बागा जी के पास चले, गांव से 4-5 कोस दूर एक कुएं पर रुककर विश्राम किया, और अपने आने का समाचार अपने एक साथी के साथ बागा जी तक पहुंचाया। कविराज के आने का समाचार सुन बागा जी के रोम रोम में आनंद की लहर दौड़ गई। भारमली से कहा, आशा जी बारठ आए हैं, उनके सत्कार आओ भगत में कोई कमी न हो। आशा जी? भारमली का दिल धक से रह गया। हाँ हाँ आशा जी, क्या कवि और क्या कविता बोलते, एक एक बोल में एक एक बोतल का नशा, अपने धन्य भागे हुए जो कोटड़े आ रहे। भारमली को शक पड़ा, ये तो मालदेव का कोई षड्यंत्र है, लगता है मुझे बागा से अलग करने के लिए उन्हें भेजा है। और भारमली का कलेजा कांप उठा। अच्छा, औरत को इन चीजों का पहले मतलब एहसास हो जाता है, सिक्स्थ सेंस होता है औरत के, हमेशा औरत के पास में कुछ न कुछ अनिष्ट होने वाला है। क्यों, क्या हुआ, तेरे मुंह पर उदासी क्यों? नहीं कोई बात नहीं, आप उनको गांव से बाहर लेने पधार रहे? जरूर, गांव के बाहर क्या, गांव की शरद जहां शुरू होती है वहां मैं उनका जाकर स्वागत करूंगा, आपके साथ मैं भी चलूंगी। ठीक है, तू भी चल। ऊंट पर दोनों सवार आशा जी से मिलने चले। कविराज को देखते ही बागा ऊंट से नीचे कूद आशा जी से गले मिला, और बागा रोम रोम आनंद से विभोर हो गया। प्रेम के आंसुओं से आंखें भर गई। कुएं के पास नीम की पेड़ की छाया में बागा और आशा जी के आगे कटोरदान खोलकर भारमली ने भोजन परोसा। साथ में लाए पेय पदार्थों को फुर्ती से प्यालियों में डाला। देखो साहब, कटोरदान खोल के भारमली ने भोजन परोसा। कटोरदान आज भी अगर आप देखो
तो मारवाड़ क्षेत्र से जितनी भी जो ट्रेन्स चलती है साउथ में जाती है, हैदराबाद, चेन्नई, इधर बेंगलोर वगैरह या बॉम्बे भी जाती है, तो आप देखो उसमें मारवाड़ी है। तो आज भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैंने इन ट्रेनों में बहुत यात्राएं की है कि जो मारवाड़ी फैमिली जो होती है चाहे किसी भी जात की हो, लेकिन अपना खाना वो जरूर साथ में लेके जाए। अरे ऐसे कटोरदान, आज पहले उस जमाने में पीतल तांबे के होते, आज स्टील के, कटोरदान में आपका खाना साथ में। और ट्रेन का खाना तो आप जानते ही हो आजकल कैसा है। तो घर का शुद्ध खाना हमेशा मारवाड़ी साथ लेना नहीं बोलता, सब कटोरदान में खाना, मजा आ गया। साथ में लाए पेय पदार्थों को फुर्ती से प्यालियों में डाला, स्नेह भरी आंखों से झांकती मीठी मीठी मनवारे कर खिलाने लगी। ठंडा पानी कुएं से खींच के पिलाया, हाथ धुलाने के लिए जारी लिए खड़ी। आशा जी को लगा कि बागे की प्रतिछाया है भारमली। भाई आशा जी भी कवि, वो इनका स्नेह उन्होंने परख लिया कि भाई वास्तव में कि बागा की प्रतिछाया है तो भारमली। एक दूसरे को समर्पित, ईश्वर ने जैसे उन्हें एक दूसरे के लिए बनाया हो। भाव विभोर से कवि के मुंह से अनायास ही निकल गया, भारमली का घाट पहने बागो लूंग लटक। आपने मुझे अपने मुंह से बागा को दे दिया कविराज जी, अब मुझे इनसे अलग मत करना। झट से आशा जी के पैर छूकर बोली भारमली। आशा जी दांत से अपनी जीभ काट के रह गए, क्या करने आया तो, और मैंने आते ही क्या कर दिया। आशा जी तो करने तो आए, भारमली को ले जाने के लिए वापिस बागा से मांगकर मालदेव जी के पास में, और अब यहाँ पे हो गया उल्टा। बागा आशा जी को कोटड़ी ले गया, भारमली उसके आंखों की पलकों पर रखे, उनके मुंह के आगे, मुंह के बाहर बात निकले उससे पहले तो हुक्म पूरा। उनको खाना खिलाने के लिए बाद खुद खाना खाए और अपने शरीर से ज्यादा उनका ध्यान रखे। और कोटड़े में दिन रात काव्य चर्चा चले। बार्ड जी की कविता के एक एक बोल पर बागा जी दीवाना, दूसरे सुनने वाले भी अपना सिर धुन ले। भारमली की वाह वाह कविता में चौगुना रस घोल दे। आशा जी तो बागा जी की यहाँ रम गए, मालदेव के पास जोधपुर जाने को ही नहीं। कहने लगे राव जी खुश होते तो जागीर दे देते, धन दे देते, मन दे देते, लेकिन बागा जी जैसा प्यार और काव्य मरिमता उनके पास का। हंसी खुशी आनंद प्रमोद में दिन कटने लगे। आशा जी और बागा में अटूट प्यार, एक पल एक दूसरे के बिना नहीं रहे। साथ ही उठना बैठना, साथ शिकार खेलना, साथ खाना, साथ पीना, साथ साथ कविता करना, कविता सुनना और सुनाना। अब आशा जी तो खुद बागा जी के होकर रह गए, प्रेम में गिरफ्तार हो गए। ये एक दो दोस्तों के, दो मित्रों के बीच का प्रेम इसमें देखो, एक ही कहानी में कितने जो प्रेम के रंग है वो इस राजस्थानी कहानी में चल रहे हैं साथ साथ में। अब आशा जी करने तो क्या आए और हो क्या गए, वो तो खुद ही वापिस नहीं जाना चाहते। उन्होंने मालदेव जैसे राजा को त्याग दिया अपने मित्र के लिए। इसी तरह वर्ष बीत गए, ईश्वर की मर्जी पर किसका जोर। बागा जी का देहांत हो गया, भारमली उनका शरीर गोद में रखकर सती हो गई। आशा जी से बागा जी की मृत्यु का शोक सहा नहीं गया। अब देखो मित्रता का प्यार, मित्र का मित्र के प्रति देखो, उसके लिए राजा को जागीरें वगैरह ठुकरा दी, कोई भी प्रलोभन काम नहीं करा। और आशा जी बागा जी के बन के रह गए, और आशा जी से बागा जी की मृत्यु का शोक सहा नहीं गया। वे उसके वीर में पागल से हो गए। जिधर देखे उधर ही उन्हें बागा की सूरत नजर आया। बागा बागा चिल्लाते फिरे, न उन्हें खाने की खबर, न कपड़ों की शुद्ध। शमशान में जा बैठे और बागा जी की दाह स्थल को देखकर रोते रहे। लोग उन्हें जबरदस्ती शमशान से घसीट लाए। आशा जी जब तब बागा का घर देकर रो पड़े, अरे अब यहाँ बचा ही क्या है। आशा जी का मन बहलाने लोग उन्हें बाजार ले जाए तो वह कहे, भाई उस बाजार की कस्तूरी पुरानी पड़ गई, केसर का भाव कराने वाला ही चला गया, अब यहाँ है क्या। आशा जी को लोग बाग में घुमाने ले जाए तो वह कहे, ये मोर, ये कोयल, ये पक्षी बागा जी को याद करके रोए। देखो कितने करुण स्वर में बागा बागा पुकार रहे। आसपास के शहरों, गांवों, राज्यों में आशा जी की हालत के चर्चे चले। लोग कहते क्या कवि था, आज क्या दशा होगी। ठीक है उसके दोस्त बागा का वीरा है, लेकिन आसपास के इतने राजा लोग हैं, क्या उनमें से एक को भी इतना बोध नहीं जैसे ऐसे उच्च कोटि के कवि को अपने पास बुला ले, उसे इज्जत और प्रेम देकर अपना बना ले, उसका दुख भुला दे। कविराज की देखभाल करने से उसके खजाने थोड़ी खाली हो जाएंगे, लेकिन ऐसे काम करने के लिए धन नहीं मन चाहिए। वाह रे बागा वाह, तूने कविराज को जो प्रेम और सम्मान दिया वह राजा महाराजा भी नहीं दे सकते। तेरी कीर्ति का गढ़ हमेशा अमर रहेगा, दूसरों के राजमहल तो धीरे धीरे खंडर होकर गिर पड़ेंगे। अमरकोट के राणा जी ने यह चर्चा सुनी तो कहा, कविराज को मैं रखूंगा, मेरा खजाना भले ही खाली हो जाएंगे, लेकिन मैं बागा कोटड़िया से कम पड़ने वाला नहीं। राणा जी के अनुग्रह और अपने बेटे के समझाने बुझाने पर आशा जी अमरकोट आए। राणा जी ने कहा, बार्ड जी आप कोई चिंता मत करो, ये अमरकोट का घर आपका अपना ही समझे। लेकिन आशा जी से तो बागा भुला ही नहीं जाता, निशा से डालते और बागा बागा करते रहते। एक रात तो राणा जी ने आशा जी से कहा, आशा जी आज रात अगर आप बागा का नाम नहीं ले
तो एक एक पैर के 1-1 लाख रुपए, चारों पैरों के मिलाकर आपको सुबह होते ही 4 लाख रुपए नजर कर दूंगा। आशा जी ने तो बात ही सुनी अनसुनी कर दी, लेकिन उनके लड़के ने उन्हें समझाया, इस रात को तो हिम्मत रखो, कम से कम ये रात तो बिना बागा के नाम लिए निकाल दो। राणा जी ने अपने साथियों से कहा, इस तरह लालच देकर मैं बार्ड जी को बागा का नाम लेना छुड़वा दूंगा। रात पड़ते ही राणा जी ने अपने विश्वस्त आदमियों को बार्ड जी के डेरे भेज दिया और देखने के लिए कि वे बागा को रात में याद करते हैं या नहीं। पहला पैर होते ही आशा जी की आंख खुली और उनके मुंह से निकल पड़ा, बागा आओ बड़े घर कोटड़े थू धनी ने जासी फूल जड़े ने वासना जासी बाग से। बागा वापिस आ, फूल भले ही जड़ जाए लेकिन उनकी सुगंध थोड़ी जाती है। अच्छा, ये एक एक पैर के लिए भी एक एक दोहा बोला गया, लेकिन यहाँ पे रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडाउत ने 2 दोहे लिख रहे, वो मैं आपको बता रहा हूं। अरे गजब कर दिया, 4 लाख रुपए गंवा दिए, उनके लड़के ने कहा। कोई बात नहीं, राणा जी ने कहा, सारी रात ने सही एक एक पैर के 1-1 लाख रुपए दूंगा। बेटे ने हाथ जोड़कर सौगंध दिला दी, आशा जी को सुलाया, लेकिन आशा जी को नींद कहां। पेट तो किसी भी जगह से भरा जा सकता है, लेकिन पेट के लिए, पैसे के लिए अपने परम मित्र की याद थोड़ी भुलाई जा सकती। पहला पैर खत्म नहीं हुआ, इससे पहले आशा जी ने दोहा बोला, ठोड़े ठोड़े पग दौड़े करसियां पेट ने कारणे, रात दिवस राठौड़ बिसरियां नहीं बाग ने। आशा जी का बेटा सिर पकड़ के रह गया। भाई, जो अपनी आजीविका तो को पेट के लिए कहीं पे भी कर लेंगे, लेकिन अपने उसके लिए अपने परम मित्र को थोड़ी बोल सकते हैं। राणा जी ने सोचा, धन के लालच में तो कविराज बागा को भूलने से रहा, उसे तो प्रेम और मोह से ही अपना बनाना पड़ेगा। और उन्होंने हुक्म दे दिया, बार्ड जी की सेवा करो, उनका मन रखो, उन्हें किसी वस्तु की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और हुक्म देने से क्या किसी का मन रखा जा सकता है क्या? राणा जी खुद भी आशा जी को प्रेम देने की चेष्टा करे, लेकिन क्या कभी कागज के फूलों से भी सुगंध आ सकती है? सावन का महीना, राणा जी नदी पर नहाने गए, मान मनवार कर आशा जी को साथ ले लिया। दोनों कपड़े खोल नदी में उतरे। आशा जी नदी से जल्दी बाहर निकल आए। राणा जी के और उनके कपड़े आसपास पड़े थे। आशा जी अपने ध्यान में मस्त भूल से राणा जी के कपड़े पहन लिए, और राणा जी नदी से बाहर निकले तो देखा कि उनके कपड़े तो बार्ड जी ने पहन रखे, और उनके मुंह से निकल गया, बार्ड जी आपने तो मेरे कपड़े पहन लिए, आपके तो ये देखो इधर पड़े हैं। सुनते ही बार्ड जी के आग लग गई। बागा, तूने मेरे साथ कभी तेरा मेरा नहीं किया, यही तो तेरा प्रेम था जिसे मुझे वशीभूत कर लिया। और राणा जी जो कपड़ों के लिए मुझे टोक रहे, वे क्या मुझे प्रेम दे सकेंगे? चलो कोटड़ाई चलो, वहां बागा नहीं तो क्या उसकी यादें तो हैं। कविराज आशा जी उसी समय बिना किसी को साथ लिए, बिना कोई चीज लिए कोटड़े को रवाना हो गए। आशा जी को संसार से विरक्ति हो गई, संन्यास ले लिया, न किसी से बोलना, न किसी से चालना, चिंता नहीं, भूख नहीं, प्यास नहीं, बागा का नाम लेते और उसकी कविता बोलते अपने प्राण दे दिए। तो आशा रखता हूं कि रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडाउत जी द्वारा लिखित ये राजस्थानी प्रेम कहानी है, इसमें आपको प्रेम के अलग अलग रंग देखने को मिले होंगे। धन्यवाद। राम राम।